नमस्कार। पर्यावरण में आज हम लोग बातचीत करेंगे पर्यावरण का संकट और नागरिक की भूमिका। मैं मनोज कुलकर्णी। मेरे साथ अर्चना शर्मा हैं। अर्चना लंबे समय से इस मसले पे काम करती रही है। हम पर्यावरण को हम जब सोचते हैं तो इन दिनों में यानी पिछले 2-3 दशकों में लगातार हम लोग पर्यावरण के मसले को यानी पर्यावरण की चिंता को लेकर यानी न केवल हमारे स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लगातार इसकी बातचीत होती रहती है। और पर्यावरण का संकट यानी पिछले कुछ वर्षों में हम लोग पर्यावरण का संकट भी देख रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले लगभग 300 वर्षों में जिस किस्म की वैज्ञानिक उन्नति हुई, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन को सुविधापूर्ण और आरामदेह तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी ने जो हमारी प्रकृति के साथ यानी प्रकृति का दोहन और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेज़ी से हमने उपयोग किया, चूँकि वे उतनी तेज़ी से तो आ नहीं सकते थे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 20-30 वर्षों में हमारी ज़रूरत थी, लेकिन संभवतः हमें लालच भी हुआ, यानी मनुष्य जाति को एक किस्म का लालच भी पैदा हुआ। और ये जो मशीनीकृत जीवन था, इसने जितना नुकसान पर्यावरण का किया, तो आज हम लोग जो भयानक संकट अपने आमने सामने देखते हैं, जिसमें मौसमों में बदलाव हो रहा है, यानी जब गर्मी होती है तो बेतहाशा गर्मी होती है, बारिश हो रही है तो रुकने का नाम नहीं लेती है ना। उसके अलावा यानी फसलों के पैटर्न्स बदल रहे हैं। ये खतरा आ गया है कि अगर बर्फ़ पिघल गई तो जो समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो उसमें कई जो समुद्र तटीय बड़े बड़े शहर है वो डूब में आने की संभावना बनती है, शंका बनती है। तो ऐसी सारी परिस्थितियां हैं और इनके लिए समय समय पर यानी दुनिया के स्तर पे बहुत विचार चला है और अनेक संधियां हैं, समझौते हैं, कई नियम कायदे बने हैं। वो ठीक है ने, वो उनके हिसाब से अपना यानी कि दुनिया के स्तर पे, देश के स्तर पे किस तरह से इन चीज़ों को किया जाता है। लेकिन बारंबार ये लगता है कि अगर पर्यावरण का संरक्षण हमें करना है तो समाज में यानी नागरिक की भी एक भूमिका होनी चाहिए, है ना। जैसे ठीक है यानी रेगुलेशंस कुछ होते हैं, लेकिन रेगुलेशंस के अलावा किस तरह से नागरिक अपने जीवन में ऐसे क्या क्या बदलाव ला सकता है, छोटे छोटे कहने को हो सकते हैं वो, लेकिन उन बदलावों को अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम आने वाले वर्षों में जो पर्यावरण का संकट हम लोगों के सामने है, जो एक गर्मी बढ़ती जा रही है, वैश्विक गर्मी का मसला है, ये सारी चीज़ों से हम एक स्तर तक यानी निश्चित रूप से उसमें, लेकिन हम उसको रोकने का काम एक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वे छोटे छोटे उपाय क्या हो सकते हैं जो नागरिक अपने जीवन में शामिल कर सकता है? ये एक्चुअली पर्यावरण को बचाने में या हमारे पर्यावरण को सुधारने में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की होगी कि हम अपने उपभोग में, अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन करते हैं। जो आधुनिक युग की सबसे अच्छी बात है कि हम उत्पादन की लागत बहुत कम कर पाए हैं, और जिसके कारण हम एक आम आदमी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकता है, ये जीवन स्तर रख सकता है जो इतिहास में पहले कभी संभव ही नहीं हुआ था। उसके एक और ये भी फ़ायदा है कि हम बहुत लंबा जीते हैं, जो मेडिकल साइंसेज में एडवांटेज है, और इसके कारण हम लंबा भी जीते हैं और हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब हम इन फ़ायदों को लेते हैं आधुनिक युग के, तो हमें ये भी देखना होगा कि उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स ये भी करने होंगे ताकि हम ये जो हमें लाभ हुआ है इतिहास में पहली बार, इसको हम मेंटेन कर सके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। पहले 2-4-5 दशकों से हम सुनते आ रहे थे कि पर्यावरण में बहुत बदलाव होगा, लेकिन अब हम रोज़ देखते हैं, जैसे इसी साल की गर्मी हमारे लिए कितनी कष्टदायक थी, और इस साल का बरसात जो कितनी तेज़ी से आया और कितनी जगह भूस्खलन हुआ, कितनी जगह फ्लड्स हुए जहाँ कभी नहीं होते थे। तो इस सब को करने के लिए हमें धीरे धीरे अपने निजी जीवन में बहुत सारे चेंज करने होंगे, और जिसका एक जो शायद हमें पहले इतिहास में 100 साल पहले कभी सोचना नहीं पड़ा था कि जब हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खरीदते हैं या कुछ डिसीशंस लेते हैं करने के लिए, तो हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि पर्यावरण पे इसका क्या होगा।
जैसे प्लास्टिक का यूज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये हमारे जीवन को बहुत सहज बनाता है। हर चीज़ को बाज़ार से प्लास्टिक में लाना, चीज़ों को हर चीज़ में पैक करना और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा पैकिंग का इस्तेमाल करना, तो हमें इन सबको धीरे धीरे घटाना चाहिए। एक सिंपल चीज़ है जैसे एक बैग का प्रयोग, इसमें हमें बहुत अंतर पड़ता है कितना हम प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। दुनिया में जितनी प्लास्टिक बनती है उसका मात्र 9% हम उसको रिसाइकिल कर पाते हैं। बाकी सब समुद्र में, नदियों में, हमारे ज़मीन में घुसते रह जाता है। कम से कम वो 400 साल रहेगा वहाँ पे, और जिसके कारण हमें और हमारे आगे वाली पीढ़ियों को बहुत सारा घाटा होगा। इसी तरह वायु का प्रदूषण, हम जिस तरह से गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमें कई बार सोचना होगा कि क्या ये नज़दीक का रास्ता हम पैदल चल सकते हैं, क्या हम साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम कई लोग मिलके एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की सोच अगर हम नहीं लाएंगे तो ये जो हमारी जीवन शैली है ये हम इसे चला ही नहीं पाएंगे। ये आज न कल हमें इसको मतलब प्रकृति के ही ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें ये अपने जीवन स्तर को वापस घटा के पुराने तरीके पे लाना पड़ेगा। नहीं, दरअसल ये बिल्कुल है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हमको इन्हें शामिल करना चाहिए। लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि दरअसल आज से कुछ बरस पहले तक हम पर्यावरण को विषय के तौर पे भी नहीं पढ़ते थे। अगर आप देखिए पाठ्यक्रमों में पर्यावरण नहीं होता था, है ना। तो इस किस्म की जागरूकता के लिए जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के कई आयाम हैं, है ना, उसके कई डायमेंशंस हैं। तो आप एक अपने इर्द गिर्द की प्रकृति, लेकिन देखिए पर्यावरण को हमारे पूरे मनुष्य समाज ने, और पहले एक जो था ना कि मनुष्य का तादाद में था जो उसका प्रकृति के साथ उनका जो सिलसिला था और प्रकृति के साथ एक प्राकृतिक किस्म का जीवन था। तो नई टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में बदलाव तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको शायद उसको आंकने में उसका आकलन करने में हम गड़बड़ा गए। और हमको ये समझ में आया कि जैसे मसलन पानी है, तो पानी को आपने बगैर सोचे समझे उसका उपयोग शुरू किया। जैसे उदाहरण के लिए जब अपन गर्मी की बात करते हैं तो जो वाटर स्फीयर्स हैं, है ना, पृथ्वी की सतह से कुछ भीतर अगर पानी का कोई स्रोत है, या नदियों का, आपने नदियों का दोहन इस तरह से किया, तो इन चीज़ों को लेकर भी इन चीज़ों को जब तक शायद हम लोग सामाजिक जागरूकता के लिए कोई काम नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि आपने उन ट्राइबल्स के साथ ऐसे इलाकों में भी काम किया है, या ऐसे लोगों के साथ काम किया है कि जैसे जो डीनोटिफाइड है, जो विमुक्त जातियां हैं ना, जो घुमंतु जातियां हैं। तो घुमंतु जातियों का जो जीवन था, हम ये देखते हैं कि उस जीवन में उस जीवन को आपने बदल दिया। आधुनिक जीवन में वो उस जीवन का जो पैटर्न था, उस जीवन का जो तरीका था, वो बदल गया। तो क्या लगता है कि क्योंकि केवल शहरी जीवन नहीं, ग्रामीण जीवन में भी धीरे धीरे जो बदलाव आए हैं, तो उसके लिए भी कुछ काम किए जाने की, जागरूकता पैदा करने की, और प्लस सब मिलजुल कर किस तरह से इन चीज़ों को लड़ सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत गहराई से सोचे जाने की ज़रूरत है। हाँ, ये एक ऐसा है हिंदुस्तान में कि हम करीब करीब जो 1/4 लोग हैं वो करीब हमारे 80% प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी 25% है उसमें बहुत सारे उनका काम उसको बचाए रहने का हो जाता है। तो ये एक पूरे एक समाज को सोचना होगा कि अगर हम इस व्यवस्था के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम अपने शहरों में और शहरी जीवन में पर्यावरण का इतना दोहन करें, ये प्रकृति से इतनी चीज़ें लें कि जो वो 25% गाँव में रह रहे हैं या जिनकी आजीविका प्रकृति पे डिपेंडेंट हैं, उनकी क्या स्थिति होगी जो हमारी मुख्य है। जैसे हम जंगल अगर दिन ब दिन घटाते जाएं तो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में और कई ऐसे इलाकों में जंगल एक बहुत बड़ा आजीविका का स्रोत है। वो पानी देता है हमें, वो हमारे ज़मीन को सुधारता है, ये सब तो है, लेकिन डायरेक्ट इनकम्स भी जो होती हैं गांव में रहने वालों को, जंगल के इलाके में रहने वालों को, ये तमाम घुमंतक जातियां जिनकी आजीविका प्रकृति पे है, वो उनकी स्तर इतना घटते जाता है कि अंत में उनको अपने गांव को छोड़ के आके शहरों में रहना पड़ता है। शहरों में उनकी स्थिति भी बहुत बेकार हो जाती है, और शहर और जो शहर की
एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली है उस पर भी बहुत बोझ पड़ता है। तो ये इसका एक पूरे समाज को एक सोचना होगा कि किस तरह हमें एक व्यवस्थित जीवन जीना है, इस तरह से तालमेल रहना है कि हम सब उसमें अच्छी तरह से जी सकें। और ये जागरूकता का काम डेफिनेटली चाहे संस्थाएं हों, चाहे सरकार हो, चाहे इंडिविजुअल्स हों, इसको करना होगा और लोगों में इस मुद्दों पर चर्चा करनी होगी ताकि लोग इसके ये कितना इम्पोर्टेंट है ये समझ सके और अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकें। हाँ, क्योंकि हुआ ये कि जैसे सैकड़ों वर्षों से उनकी जो जीवन शैली थी या उनके जो कमाने के तरीके थे, है ना, यानी जो आजीविका के साधन थे, वो एकाएक यानी उनसे अलगाव हुआ उनका। और जो जैसे आपने कहा ना कि बस्तियाँ यानी शहर, उनको शहर में पलायन करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो रास्ता न बचने से हम देखते हैं कि शहरों में सघन बस्तियाँ, है ना, झुग्गी बस्तियाँ ऐसी बढ़ने लगी और जिसमें जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो उनका भी अभाव होता है। तो उससे एक अलग किस्म के यानी नागरिक जीवन में एक अलग किस्म का संकट पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सामंजस्य है, यानी उनको अगर आप उनके सैकड़ों वर्षों की जो आजीविका है उससे अगर, चूँकि अब वो संभव नहीं है, मान लीजिए आप उस किस्म की यानी जो नया आधुनिक जीवन शैली आई उस जीवन शैली में उसकी संभावना नहीं बची। वो जो भी पारंपरिक काम कर रहे थे या जैसे आर्टिजन्स थे, यानी जो शिल्पकार थे, जो भी यानी दस्तकारियों से अपने काम करते थे, तो चूँकि ना तो उनके जो जिन चीज़ों का वो निर्माण करते थे उनकी खपत रह गई, है ना, यानी हमारा जो जीवन विकसित होता गया उसमें अगर इन चीज़ों का अभाव हो गया तो स्वाभाविक है कि उस जीवन शैली को उन्हें छोड़ना होगा। लेकिन नई जीवन शैली में या नए संसाधनों के साथ कैसे यानी उनका जो इंटरेक्शन है, उनका यानी जो हिस्सेदारी है वो किस तरह से बढ़ेगी, इस पे भी बहुत विचार किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि फिर हम उनको है ना एक, जैसा आपने कहा ना कि एक बड़ा हिस्सा हम यूं ही छोड़ देते हैं यानी आबादी का, है ना, उस आबादी के बड़े हिस्से को तो एक जो पढ़ा लिखा नागरिक है यानी अपने व्यक्तिगत जीवन में तो वो इन चीज़ों को बदलाव करे ही करे, यानी जो पर्यावरण की सुधार की या पर्यावरण के पक्ष में जो चीज़ें हों, लेकिन साथ ही साथ अपने व्यापक समाज में इस चीज़ को जब तक हम नहीं फैलाएंगे, यानी ये जो समाज जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो पलायन करके आए हैं और जो हमारे शहरी जीवन में रहते हैं, तो उनके साथ नागरिकों का क्या आपसी आदान प्रदान होना चाहिए कि जिससे उन लोग भी इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सके। हाँ, एक तो उसमें यह है कि ये जो गांव से बिल्कुल हम इनको बोलेंगे ये क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज़ हैं या ये पर्यावरण के रेफ्यूजी हैं, क्योंकि वो जिस पर्यावरण प्रकृति के जिन चीज़ों पे निर्भर करके अपनी आजीविका चलाते थे वो जो कड़ी है वो टूट गई और वो जब शहर आए हैं तो कोई तैयारी से नहीं आए हैं। शहरी जीवन में वो अनस्किल्ड लेबर की तरह आते हैं और बिल्कुल हाशियों पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उसके सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं। तो हमें उसको ज़रूर ये करना चाहिए कि उससे जो लोग जैसे जो शहरी लोग हैं, जो हम एक बहुत हाई, बहुत ज़्यादा उपभोग का जीवन करते हैं, वो हमारे जीवन को भी अन्यथा इम्पैक्ट करता है कि हमारे शहर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो बिल्कुल हाशिए पे हैं और जिनकी जीवन इतनी मुश्किल है कि वो शहर की व्यवस्था को भी चरमराती है। और दूसरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिटीजनशिप ड्यूटी भी हमारी होती है कि हम अपना एक लाइफस्टाइल, अपने तरीके ऐसे रखें कि जो उनके, जैसे कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान में सब जगह खैरवार दिखते थे, अब ये जाति दिखती ही नहीं है। वो कहाँ शहरों में लुप्त हो गई, कहाँ चली गई, क्योंकि हमने इतने जंगल का दोहन किया कि जो खैर निकालने का उनका काम था वो ख़त्म ही हो गया। हिंदुस्तान में अब ज़्यादातर खैर बाहर से आने लगा। खैर उसको कहते हैं जो पान में अपन रेड कलर का लगाते हैं, कत्था खैर का, और वो एक छोटी सी जाति थी जो जगह जगह कत्था बनाने का काम करती थी। अब वो खैरवार कहाँ है? आप गांव में जाइए, आपको कहीं बहुत ही मुश्किल से कोई खैरवार मिलता है। वो शहर में आके बिल्कुल ही लुप्त हो गए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर सब कुछ छोड़ के। इस तरह से हिंदुस्तान में करीब 200 घुमंतू जातियां हैं जिनकी कुछ भी आजीविका नहीं बची। और उसका कारण ये नहीं था कि वो कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया, उनकी तो एक बहुत ही
लो कंजम्पशन लिविंग थी, बहुत कम कार्बन फुटप्रिंट पे वो जीते थे। लेकिन एक व्यापक समाज ने जिस तरह से अपना विकास किया, अगर हम उसको विकास सही मायने में माने तो, या जिस तरह का उन्होंने अपना उपभोग बढ़ाया, उन सब की आजीविका खत्म हो गई और वो बिना तैयारी के शहर के हाशियों पे आके रहने लगे हैं। और इसके साथ ही ना देखिए, जैसे है ना ये एक बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी वनस्पतियां भी लुप्त हो गई। हाँ। है ना, यानी जो हमारे जीवन में अन्यथा, यानी चूंकि इन लोगों का अपने परंपराओं से और अपने यानी जो प्राकृतिक जीवन शैली थी उससे इनका अलगाव हुआ। उस अलगाव में जिन वनस्पतियों का ये लोग संरक्षण करते थे आपो आप, यानी उनकी जीवन शैली में शामिल थे, उसके साथ साथ आप देखिए कि कुछ है ना जैसे जानवर लुप्त हो गए। हाँ। है ना, क्योंकि जंगल नहीं बचा या वो पर्यावरण नहीं बचा, तो उससे कई और वो जो जानवर थे या जो कीट कीटाणु यानी तमाम तरह के जो जीवित जो साइकिल थी हमारी, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। है ना, यानी क्योंकि वो अगर इस पृथ्वी को हमको एक मनुष्य के तौर पे यानी इसको हमको आगे ले जाना है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर इसको हमको देना है, तो हमको लगातार ये भी सोचना होगा कि जितनी पृथ्वी हमारी है उतनी ही ये पृथ्वी वनस्पतियों की है, उतनी ही ये पृथ्वी जानवरों की है ना, कीड़ों की है, कीट कीटाणुओं की है, यानी तमाम यानी जितने भी जीवित का जो संसार है ना, तो उसके बारे में भी लगातार काम किए। यानी केवल संरक्षण करने से शायद नहीं होगा, लेकिन व्यापक पैमाने पर एक जनता के बीच में इस किस्म की चीज़ों को कि वो इस यानी उनके साथ जो हमारा संबंध है यानी खासतौर से वनस्पतियों के साथ और जानवरों के साथ, वो कैसा वो सुदृढ़ हो सकता है, यानी कैसे मजबूत हो सकता है, और जिससे वो यानी हम यानी सारा जीवित संसार मिलके इस पृथ्वी को और इस धरती को फिर उसी तरह से यानी जिस तरह से वो रही आई है, जितनी सुंदर वो रही आई है, उसी सुंदरता में उसे बनाए रख सके। हाँ, ये एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे ये वनस्पतियाँ और इनके पास रहने वाले लोग या ये जानवर जीव ये ख़त्म होते हैं, उसके साथ साथ एक पूरी ज्ञान की प्रणाली भी ख़त्म होती है कि किस मर्ज का क्या दवा है या कौन सा जानवर कैसे परिस्थिति में रहता है। तो ये दोनों ही एक साथ ख़त्म होने लगती हैं, और जब हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं तो शायद क्योंकि वो चीज़ें लुप्त होती हैं या कम हो गई हैं, या वो लोग जो इसके बारे में जानते थे वहाँ से चले गए, तो इनसे जुड़ा ज्ञान भी उनके साथ ख़त्म हो जाता है। एक पूरी प्रणाली ख़त्म हो जाती है और उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको अप्रिशिएट करें कि जो हम वर्षों से मतलब कई सेंचुरीज से हम जो ज्ञान इवॉल्व करती है, एक समाज अपने में जो ज्ञान जमा करती है, समझ के बढ़ाती है, उसको हम ख़त्म होते जाने दे रहे हैं, जिससे हमारे आगे के जीवन में दिक्कत होगा, क्योंकि पूरी नॉलेज सिस्टम उसके साथ ख़त्म हो जाएगी इन चीज़ों के जाने से। हाँ, यानी कि जैसे ये कहा जाता है कि अगर मधुमक्खी न रही तो दुनिया 5 साल में खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ। तो वो एक छोटा सा एक जीव है, हाँ। है ना, लेकिन उस जीव का जो महत्व है, या जैसे हम लोग देखते हैं कि यानी आज फिर से केंचुओं को लेकर, हाँ। है ना, यानी जो मिट्टी को उर्वरक बनाने में केंचुओं का जो योगदान था, या परागों को इधर से उधर फैलाने में जो तितलियों का योगदान होता है, या तमाम किस्म की चिड़ियों का होता है ना, अलग अलग पक्षी आते हैं अलग अलग। तो एक तरफ है ना, हमने जिसको जैसे आपने ये प्रश्न उठाया था ना कि हम उसको वास्तविक विकास मानते हैं क्या, हाँ। तो विकास यानी बेशक यानी जब हमारी आबादी बड़ी है तो आपको अधिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और सुविधा युक्त जीवन की भी ज़रूरत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुविधा के साथ हम अगर उसको यानी पूर्णतः उसको यानी अपनी नज़रों से ओझल कर दें इस पूरे मुद्दे को, यानी आप सुविधा युक्त जीवन यानी व्यतीत करेंगे तो ठीक है, यानी आवश्यक भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक नागरिक बोध है ना, यानी एक सिटीज़न होने के नाते एक नागरिक बोध आपका कि उस हमारे इर्द गिर्द के चाहे वे पालतू हों, चाहे वे जंगली जानवर हों, वनस्पतियाँ चाहे वो हमारे रोज़मर्रा के काम आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन वो वनस्पतियाँ यानी अपने साथ बहुत सारी स्पीशीज़ को बचाती भी है ना, यानी एक जो सा पेड़ होता है तो उस पेड़ के साथ जितना जीवन बचा रहता है, और हम विकास के नाम पे करते हैं कि पेड़ काट देते हैं।
तो ठीक है, हम लोग जो बड़े स्तर पे जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें हमारा इंडिविजुअल नागरिक के तौर पे हमारा से कम होता है या उस तरह से हमारी भूमिका नहीं होती। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में, यानी जैसे पानी को अपव्यय से बचाना है ना, या जैसे हवा को कम से कम प्रदूषित करना, या जैसे आपने कहा ना कि हम अगर पेट्रोल का उपयोग कम करें तो किस तरह से हम अपने उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस बारे में भी हमको, मुझे लगता है कि लगातार यानी केवल हमको जितने भी प्रसार के माध्यम हो सकते हैं, जितने लोगों तक पहुंचने के साधन हो सकते हैं, जितने ये तौर तरीके हो सकते हैं, उनका उपयोग करना, और उनको और कोई ऐसे तौर तरीके जैसे आप लोग करते रहे हैं तो उसको किस तरह से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। हाँ, मतलब जो एक बेसिक रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस तरह के जो मतलब विचार हैं, इसको अपने जीवन में लाना और इसको और बार बार इस पे चर्चा करना, चाहे मीडिया में हो, चाहे हमारे स्कूल के करिकुलम्स में हो, चाहे कॉलेज के करिकुलम्स में हो, चाहे हमारे अन्य सामाजिक गतिविधियों में हो, इसको बार बार अपन को रिएट्रेट करना चाहिए, ताकि ये जिस तरह से हम मानते हैं, आज हम मानते हैं कि जितना हमारे पास सामान है, ये जितनी हमारे घर में चीज़ें हैं, हम उतने बेहतर जीते हैं। लेकिन शायद हम आगे जब ये समझ बढ़ेगी समाज में, तो हम समझेंगे कि हम जितना सस्टेनेबल जीते हैं, जितने बैलेंस तरीके से जीते हैं, उतना अच्छा हमारा जीवन होगा, और वही विकास और वही एक इंडिविजुअल के सक्सेस की निशानी भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात पे बार बार चर्चा करना हर तरह के माध्यमों में, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों में हो तो ज़रूर ये लोगों के जो हमारी आदतें हैं वो बदलेंगी, जो हमारा सोच है वो बदलेगा, और हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा, और वो हमारे प्रकृति और पर्यावरण को बचाने में बहुत मददगार होगा। ये आपने जो ठीक चीज़, जो 3 चीज़ें हैं कि आप रिड्यूस कीजिए, उपयोग को कम कीजिए, और उसको रीयूज़ कीजिए, यानी एक बार यूज़ की हुई चीज़ को, एक बार उपयोग में लाई गई चीज़ को पुनः कैसे उपयोग किया जा सकता है, और जो चीज़ें नष्ट जो फिर से रिसाइकिल वापस आ सकती है, उसका उपयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक ऐसे सूत्र के तौर पे नागरिक अपने जीवन में अपना सकता है कि वो अपने उपभोग को कम करे, है ना, और उपभोग के साथ साथ वो अपने जो भी उपयोग की गई चीज़ें हैं उनको एक बार उपयोग करके ना फेंक दे, है ना, उसका पुनः उपयोग करने की तरीके को बचाए रखे, और साथ साथ ऐसी चीज़ों का उपयोग अधिक करे कि जिनसे जो पुनः निर्मित की जा सकती हैं, है ना, जिनको हम, ऐसी चीज़ ना हो कि एक बार उपयोग करके समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसके आधार पर अगर हमारा नागरिक समाज चलता है, इस सूत्र के आधार पे, और जो हमारा सैकड़ों वर्षों से हमारे जन्म के साथ ही मनुष्य का और प्रकृति का और जीवित सारे समाज का, जो जीव जंतु है, जिसमें वनस्पति भी हैं और जिसमें तमाम किस्म के जीवित जो भी ऑर्गन्स हैं, उन सारे का कैसे इस धरती को, इस पृथ्वी को बचाए रखने में, इसको सुंदर बनाए रखने में, और इसको एक खूबसूरत बनाए रखने में, किस तरह से इसको हम बचाए रख सकते हैं और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जैसे मैं फिर रिपीट करती हूँ, रिड्यूस करना। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बिनते कहीं से लाते हैं, तो ये हमारे एक मूल सवाल होना चाहिए, क्या मुझे इसकी वाकई ज़रूरत है, और क्या मैं इसकी लंबे समय तक मुझे इसकी ज़रूरत है। तो उससे हम अपन जो चीज़ अपन संचय करते हैं बार बार, उसमें एक कंट्रोल होगा। जैसे आजकल हम सब लोगों के पास ज़्यादा खरीदने की क्षमता है, और कपड़े आजकल बहुत आसानी से बनते हैं दुनिया में, एक कोने से दूसरे कोने सस्ते बन के जाते हैं। तो दुनिया भर में जो हमारे कपड़े हैं वो इतना बड़ा संकट बन गए हैं कि उनको डिस्पोज कहाँ किया जा सके। हर मनुष्य के पास, जो गरीब नहीं है, उसके पास अपने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं। शायद क्योंकि हम खरीदने समय हमें ये लगता है कि हाँ, इसको हम खरीद सकते हैं, ये मेरे खरीदने की क्षमता में है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इसके आगे इसका क्या होगा। हाँ, चीज़ों को कितना हम कितना हम अपने जीवन को प्राकृतिक बना सकते हैं,
और एक निश्चित संभावना तक ही हम लोग प्राकृतिक बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस पूरी चर्चा का जो एक सार निकलता है वो सार ये निकलता है कि हमको प्रकृति के साथ अपना तादाद में बिठाना चाहिए और कम से कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और रिसाइकिल की हुई चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।